सुमेरपुर केमिस्ट एसोसिएशन। सबसे ज्यादा तो मुझे ये खुशी है कि दुख भी है कि थोड़े से लोग खड़े हैं, पर इसकी ज्यादा मुझे खुशी है कि इतने लोग यहाँ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। और आप सब हमारे आह्वान पर, निवेदन पर यहाँ आए। हम पूरी साहब से आज यही चर्चा कर रहे थे कि जिस मेंबर के लिए हम प्रयास करते हैं वो मेंबर वस्तुतः ऐसे कार्यशालाओं में बहुत कम आते हैं। तो मैं वापस बसंत जी की टीम को बधाई देता हूँ। नुक एंड कॉर्नर पाली जिला 400 किलोमीटर तक फैला है, वहाँ से लोग आए हैं, वरिष्ठ लोग हैं, भीख जी हैं, अर्जुन जी बेड़ा हैं, मैं उन सबका, लुमाराम जी हैं, बाबूलाल जी हैं, सबका हृदय से स्वागत करता हूँ। मेरी व्याख्यान तो आप रोज पर्सनली भी सुनते रहते हो, पर चूंकि कानून बदलता रहता है इसलिए ऐसा सोचा गया कि जो मूलभूत परिवर्तन आ रहा है उससे आपको पहले आगाह करा दिया जाए और आगाह भी समय रहते करा दिया जाए, जिससे कि आपको उसमें पालन करने से पहले आप मेंटली प्रिपेयर हो कि आपको उस कानून का पालन कैसे करना है। अपन 3-4 अलग अलग बिंदुओं की चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ी सी नटशेल में आपको ट्रक का कानून बताता हूँ कि ट्रक का कानून है क्या, क्यों बना, इसकी पालना कैसे की जाती है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उससे पहले से भारत में दवाइयाँ इंपोर्ट की जाती थी, दवाइयों का निर्माण बहुत कम होता था। तो उस वक्त उस इंपोर्ट को रेगुलेशन करने के लिए एक कानून बना, जो आपने कानून 1940 बोला जाता है। वो इसलिए बोला जाता है कि वो इंडिपेंडेंस से पहले का कानून है। जब भारत आजाद हुआ तो सारे राज्यों में मिलकर उसको भारत का कानून मान लिया, तो वो 1940 का कानून है। और उसकी नियमावली, उसमें कुछ नियम परिवर्तित होते रहते हैं, वो नियम 1945 में बने थे। तो कानून हो गया 1940 का, नियम हो गया 1945 के। जो आपसे ताल्लुक की बात है वो उसमें एक नियम 65 है। उस नियम 65 के तहत हम सब व्यापार करते हैं। उसमें 2 तरह के मुख्य लाइसेंस हैं, एक रिटेल लाइसेंस, एक होलसेल लाइसेंस। इस बात को वापस समझ लीजिए कि हर रिटेलर के पास 2 लाइसेंस होते हैं, एक फॉर्म 20 में, एक 21 में। और हर होलसेलर के पास 2 लाइसेंस होते हैं, 20B में और 21B में। कानून प्रत्येक लाइसेंस को अलग ढंग से व्याख्या करता है। जो दवाइयाँ शेड्यूल CC1 की हैं, मतलब एंटीबायोटिक्स हैं, खून में लगाने सीधे जाने वाली दवाइयाँ हैं और ज्यादा गुणवत्ता है, जिनमें ज्यादा जागरूकता की जरूरत होती है, वो दवाइयाँ हैं, उनको हम CC1 की दवाइयाँ बोलते हैं। तो 20 नंबर का लाइसेंस मिलता है बिना CC1 की दवाइयों को बेचने के लिए, 21 नंबर का लाइसेंस मिलता है CC1 की दवाइयों को बेचने के लिए। ऐसे 20B का लाइसेंस मिलता है बिना CC1 की दवाइयों को बेचने के लिए और 21B का लाइसेंस मिलता है CC1 की दवाइयों को बेचने के लिए। तीसरा एक इंपॉर्टेंट है शेड्यूल X, जिसमें बहुत ही ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड दवाइयां, उसको मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा उसका क्या मायने हैं। तो हम 4, जो भी व्यक्ति उसके पास 2 लाइसेंस होते हैं, रिटेल का हो, होलसेल का हो, और अगर दोनों है तो उसके पास 4 लाइसेंस होते हैं। ये चारों लाइसेंस 3 साल बाद रिन्यू होते हैं। मेरे बड़ी दुख है कि कुछ लोग ये समझने में भी त्रुटि करते हैं कि फार्मासिस्ट का रिन्यूअल क्या है और ट्रेड लाइसेंस क्या है। 5 इयर्स बाद उसमें 3000 लगते हैं, मुझे वो कंफ्यूजन है गया। 5 साल बाद रिन्यू होते हैं। तो आप कृपया जिस दिन लाइसेंस ले उस दिन से 5 साल को उसको नोट कर लें, जिससे कि आपको 5 साल बाद उसको रिन्यू कराने में समस्या नहीं है। और रिटेलर भाई ये ध्यान रखें कि फार्मासिस्ट के 1250 रुपए फार्मेसी काउंसिल में भेजे जाते हैं, जिनका ड्रग लाइसेंस से कोई लेन देन नहीं है। दोनों भिन्न चीजें हैं। फार्मेसी काउंसिल में 1250 रुपए भेजना ड्रग लाइसेंस रिन्यू कराने की गारंटी नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो चालान आप बैंक में जमा कराते हैं, आजकल कंप्यूटराइज चालान मिलने लगा है, उसको ऑफिस में फॉर्म नंबर 19 के साथ देना उस तारीख से पहले जरूरी है। ये एक बड़ी भ्रांति है। कई वरिष्ठ आदमी ऐसे जो मुझे कहते हैं साहब मैंने चालान जमा करा दिया था। अरे जमा नहीं करा दिया था, उसकी एक कॉपी 19 नंबर फॉर्म के साथ ड्रग ऑफिस में आके एंट्री होनी चाहिए। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर चालान जमा करा के आप अपने घर ले गए तो उसकी हमारे कानून में कोई वैधता नहीं है। तो ये 2 चीजें बिल्कुल स्पष्ट तौर पर समझ लीजिए, कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। और लाइसेंस को दुकान की सबसे गंदी जगह मत रखिए। मैं कहीं जाता हूं तो वो ढूंढ के लाता है, अंदर से कचरे में से फाइल निकालता है, उसमें से लाइसेंस दिखाता है, सभी लाइसेंस। प्लीज, आप उस पर व्यापार कर रहे हो, उसको सबसे प्रोमिनेंट जगह रखिए। कानून में भी लिखा हुआ है ये कि उसको सबसे प्रोमिनेंट जगह रखना है। तो इसीलिए लिखा हुआ है कि जनता जो आपसे दवाई खरीद रही है वो देख सके कि आपने लाइसेंस शुदा दुकान है कि नहीं, नंबर 1। नंबर 2, आप खुद उसको देखकर ये देख सके कि उसकी वैधता कब तक है। प्लीज इस बात को यहां से उठते से पहले सोच लीजिए। मेरे जिले के सब व्यापारी हैं, सबसे पहले आप लाइसेंस को सबसे प्रोमिनेंट प्लेस पे टांग दीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं, कोई बिल्कुल भी समस्या नहीं। कलर फोटोकॉपी टांगिए, उसको अच्छी जगह टांगिए, वो सबसे पहला कानून का सबसे नंबर 1 सिद्धांत है, इसको अपने को पालन करना है। मुझे लगता है उसमें कोई समस्या भी नहीं। उसके बाद जब हम शेड्यूल H की दवाइयां पहले से बेचते आ रहे हैं, आप सब जानते हैं जिन दवाइयों को भारत सरकार ही समझती है कि लोग स्वयं इस्तेमाल नहीं कर लें, उन दवाइयों के लिए एक शेड्यूल H बनाया गया। उसमें आज 538 करीब मेडिसिन है जिनको आप डॉक्टर की पर्ची के बिना नहीं बेच सकते। उस कानून में ये लिखा है कि जो भी दवा शेड्यूल H की है उसको डॉक्टर की पर्ची के बिना कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता। तो
कृपया उन दवाइयों को डॉक्टर की पर्ची पर बेचें, बिना डॉक्टर की पर्ची पर उन दवाइयों का विक्रय नहीं करें। बीच में सरकार को जब ये महसूस हुआ कि इस कानून की पालना नहीं हो रही है, शेड्यूल एच के कानून की पालना नहीं हो रही है, तो उन्होंने एक नया कानून लाने का प्रयास किया जिसको शेड्यूल एचएक्स बोलते थे प्राइमरीली, अभी तो ये H1 बन गया है। उसमें एचएक्स में प्रावधान था कि डॉक्टर ऐसी विशिष्ट दवाइयों को 2 पर्ची में लिखेगा, ऐसी विशिष्ट दवाइयों को 2 पर्ची में लिखेगा। एक पर्ची केमिस्ट के पास स्टोर रहेगी और दूसरी पर्ची वो मरीज अपने साथ ले जाएगा। लेकिन इस पर देश भर में बहुत व्यवधान हुआ, हमने भी इसका अपोजिशन किया कि ये संभव नहीं है, क्योंकि इंडिया में डॉक्टरों की बहुत कमी है और कौन डॉक्टर क्या पैथोलॉजी की प्रैक्टिस कर रहा है ये जानना भी बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए सरकार ने आपकी हमारी सबकी राय सुनकर इसमें वो डबल पर्ची का प्रावधान नहीं किया है। बिल्कुल जान लें, इसमें डबल पर्ची की प्रावधान नहीं है। लेकिन जो आपको ये सबको मिलेगा ये गिफ्ट के रूप में, ये पैड आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें 46 दवाइयां सॉल्ट के नाम लिखे हुए हैं, 46 सॉल्ट्स। इन सॉल्टों से बनी हुई कोई भी दवाई, चाहे अकेली चाहे मिलाकर, चाहे ये मोबाइल किसका बजा है, इन सॉल्टों से मिली हुई कोई भी दवाई, चाहे अकेला चाहे उसका कॉम्बिनेशन, उसको शेड्यूल H1 की दवाई बोली जाएगी। जो दवा इन सॉल्टों की है या इनसे मिश्रित होकर बनी है उसको शेड्यूल H1 की दवाई बोली जाएगी। और उस दवा को बेचते वक्त आपको पृथक रूप से एक रजिस्टर में, रिटेलर्स को, प्लीज माइंड ये काम रिटेलर्स के लिए है, होलसेलर्स के लिए नहीं है। रिटेलर को उनको बेचते वक्त जो नीचे रजिस्टर का फॉर्मेट हमने बनाया है, ऐसा एक रजिस्टर बनाना है अपनी दुकान पर, जिसमें सीरियल नंबर होगा, दिनांक होगी, किस डॉक्टर ने वो दवाई आपको प्रिस्क्राइब करी थी वो होगा, किस मरीज को डॉक्टर ने लिखी थी वो होगा, दवा का नाम और उसका बैच नंबर होगा और कितनी मात्रा में वो दवाई आपने बेची है ये होगा। ये इसलिए किया गया है कि जो अपने व्यापारी हैं ये उन दवाइयों को बिना शेड्यूल H1 होने के बाद भी बिना बिल बेचने का प्रयास करेंगे। इसमें कोडीन की सिरप है, इन दिनों राज्य सरकार ने कोडीन की प्रिपरेशन पे अभियान चला रखा है, कुछ में से निरीक्षण भी हुए होंगे, उस पर मैं आपसे बाद में थोड़ी देर बाद चर्चा करता हूँ। इसमें एल्ब्राजोलाम है, इसमें सेफ्ट्रोजिडिन है, इसमें स्पारोफ्लॉक्सासिलिन है, इसमें ज़ोलपिटाम है। तो जो आप मतलब बुरा नहीं माने तो चलेगा, जैसे अपन जिन दवाइयों को व्यापार करने के लिए कोई भी आ गया उसको दे दी, वो लेके चले गया, वो चीज अब अपने को नहीं करनी है। जो व्यक्ति वो करता हुआ पाया जाएगा उसके लिए सख्त से सख्त 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। जो पूर्व में मात्र लाइसेंस सस्पेंड करके आपको छूट मिल जाती थी, वो छूट का प्रावधान नहीं है। कानून में 2 तरह की पेनल्टी होती है, एक पेनल्टी को बोलते हैं सिविल पेनल्टी, एक को बोलते हैं क्रिमिनल पेनल्टी। तो सिविल पेनल्टी होती है वो आपका लाइसेंस सस्पेंड करना, आपको 10 दिन के लिए दुकान बंद कर देना या आपका लाइसेंस निरस्त कर देना, ये सब सिविल पेनल्टी के पार्ट है। और जब आप सरकार को लगता है कि आपने कोई ऐसा क्राइम किया है जहां आपको जेल की सजा होनी चाहिए, आपने इतना घृणित कार्य कर लिया है कि आपको लाइसेंस बंद करने से आपके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, तो उसके लिए क्रिमिनल पेनल्टी का प्रावधान है। तो इस एक्ट में क्रिमिनल पेनल्टी का प्रावधान है, इसलिए आप बिल्कुल सावचेत होकर अपने दुकानदार थोड़ी सी मेहनत करिए। मैं भी प्रयास करूंगा कि इन साल्टों के मेजर ब्रांड की एक लिस्ट बना लें। इन साल्ट जो अंदर लिखे हुए हैं उनके मेजर ब्रांड की एक लिस्ट बना लें। शुरू में वो लिस्ट अपनी दुकानों में अपना सर्कुलेट कर लेंगे, जिससे अपने को ये ध्यान रहे कि ये फलाना ब्रांड, ये वाला ब्रांड उस शेड्यूल H1 के अंदर आता है। या फिर आप अपनी दुकान में जैसे वेटनरी दवाइयों के लिए अलग से खाने का प्रावधान है, एक्सपायरी दवाइयों को अलग से रखने का प्रावधान है, या फिर आप अपनी दुकान में शेड्यूल H1 की दवाइयों के लिए एक अलग से रैक बना लें, एक अलग से व्यवस्था कर लें और ऐसी व्यवस्था करें कि वो ताला चाबी से बंद हो जाए। ऐसी व्यवस्था करें कि वो ताला चाबी से बंद हो जाए। उसमें ऊपर लिख दीजिए शेड्यूल H1 ड्रग टू बी सोल्ड स्ट्रिक्टली ऑन द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, इसमें कोई समस्या है? हो जाएगा, मैं चेक करूंगा, मैं ही करूंगा, बाहर से कोई नहीं आएगा। तो वो अगर अपन कर लेंगे तो उस दवा को बेचते वक्त अपने को ध्यान रहेगा कि ये दवा विशिष्ट परिस्थितियों में बेची जानी है और इस दवा पर थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना है। दूसरी बात, जब हम बिल बनाकर दवाई दे रहे हैं तो मैंने ऐसा सोचा, मेरी विचार में की गई कि एक अपन लाल रंग की मोहर बना लें शेड्यूल H1 ड्रग लिख के खाली। तो जब भी आप वो बिल फाड़ के तो मरीज को दे देते हैं, एक कॉपी आपके पास रहती है, तो उसी वक्त उस बिल पे एक मोहर लगा लें शेड्यूल H1 ड्रग की, जिससे आपको उस बिल की एंट्री, अगर ये आधा घंटा भी आप चूक गए, कानून में हालांकि सप्लाई के वक्त ही रजिस्टर बनाने का प्रावधान है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर अगर आप उसको 1 घंटे बाद भी चूक गए तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि किस बिल में आपने कौन सी दवाई बेच दी या उस दवाई में शेड्यूल H1 की दवाई थी या नहीं थी। इसलिए जब आप बेच रहे हैं तभी आप एक H1 की मोहर बना लें, जो आपकी कॉपी है, रिटेल के बिल की जो रिटेल कॉपी आपके पास है, प्लीज उस पर वो अफिक्स कर लें स्टैंप, जिससे जब भी आप आधा घंटा 1 घंटे बाद आपको फुर्सत मिले तो सीरियल से रजिस्टर के अंदर उसको उतार दें।
तो मेरे एक्सपीरियंस से मुझे ये व्यवस्था से दूसरी कोई उचित व्यवस्था इस काम को करने में समझ नहीं आई, तो मैंने सोचा कि कैसे इंप्लीमेंट कैसे किया जा सकता है। कानून बनाना सरकार का काम है, हमें आपको गाइड करना है और मिलके हमको उसको इंप्लीमेंट करना है। तो आई हैव गॉट इन योर माइंड्स कि आप वो कैसा कर पाएंगे, आप कैसे संभव कर पाएंगे। तो दिस इज द बेस्ट वे जो मैंने सोचा था कि उससे वो संभव है। और भी कोई वे आउट होगा तो अपन मिल बैठ के उसको निकालने का प्रयास करेंगे। ये दवाइयां वो दवाइयां हैं जिनसे भारत सरकार को ऐसा महसूस होता है कि या तो एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस बढ़ गई है, इन दवाइयों को फर्स्ट टाइम खाने से मरीज बीमार रहने लग गए हैं। टीबी की दवाइयां हैं, टीबी की दवाइयों के पर्चे भिन्न भिन्न डॉक्टर अलग अलग तरीके से लिखते हैं, उनकी रेजिस्टेंस हो गई है। आपकी जानकारी के लिए नई MD-X टीबी चालू हो गई है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टू बी रेजिस्टेंस टीबी, जो पहले नहीं थी। एड्स की बीमारी से जितने लोग नहीं मरते उतने टीबी होने के कारण एड्स के साथ मरते हैं। तो टीबी इतनी खतरनाक बीमारी है, इसमें काफी संख्या में टीबी की दवाइयों का नाम लिखा हुआ है, वो हम डॉक्टर की पर्ची पर ही देते हैं। तो उसको एक रजिस्टर में लिखना ही हमारा ध्येय है और हमारा उद्देश्य है। ये रजिस्टर हर रिटेलर को फॉर्मेट मिल जाएगा, पेन से बनाना है। अगर 50 लोग एक साथ रहते हैं, सोजत में छपाना है, ये आप कुछ भी करके सुमेरपुर में एसोसिएशन है तो एक सब कंट्रीब्यूट करके रजिस्टर छपा लीजिए और हर दुकानदार को उपलब्ध करा दीजिए। ठीक है। आज तक क्या होता था, कोई भी हमारे पास दवाई मांगने आता था, हम उसको दे देते और बिल बनाने की जहमत नहीं उठाते थे। प्लीज मेरा आपसे निवेदन है कि जो भी ऐसी दवाई आप विक्रय करें उसका बिल जरूर बनाएं। हमारे यहाँ डॉक्टरों की कमी है, अगर डॉक्टर आपको नहीं दिख रहा है तो किसी भी डॉक्टर का नाम लिखें, लेकिन बिल जरूर बनाएं उस दवाई का, और उस मरीज को बिल देंगे तो आपका रिकॉर्ड भी मेंटेन हो जाएगा। अगर आप उसका रिकॉर्ड मेंटेन स्वयं नहीं करेंगे, बिल नहीं बनाएंगे, तो आप ये कभी रजिस्टर बना ही नहीं सकते। और ये रजिस्टर आपकी जीवनदायिनी है, आपको बचाने में भी हेल्प करेगा। अगर कोई दूसरी अथॉरिटी जो नार्कोटिक वाले अभी लोग आपके यहाँ कार्य करने आ रहे हैं, अगर उन्होंने ऐसा कोई प्रयास किया तो यही एक चीज है जो आपको उससे छुटकारा दिला सकती है। तो ये कानून 1 मार्च 2014 से लागू होगा, 1 मार्च 2014। तब तक आपकी दवाई की दुकान में शेल्फ में वो दवाइयां आ जाएंगी जिन पर स्पेशली लिखा होगा शेड्यूल H1 ड्रग्स नॉट टू बी सोल्ड ऑन विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, और उसके नीचे एक लाइन लिखी होगी, इट इज डेंजरस टू टेक दीज ड्रग्स विदाउट प्रिस्क्रिप्शन। तो यहाँ आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि H की कौन सी है और H1 की कौन सी है। उसमें बड़ी बॉक्स वार्निंग होगी, डबल साइज का बॉक्स होगा रेड कलर का, उसके अंदर ये 2 वार्निंग लिखी होंगी। एक G शेड्यूल G है कानून में, उसमें सिर्फ एक वार्निंग होती है, डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन विदाउट सुपरविजन ऑफ डॉक्टर। एक H है और एक H1 है। तो आप तीनों में डिफरेंशिएशन समझ लीजिए। H1 में दोनों वार्निंग होंगी, G में सिंगल वार्निंग होगी डेंजरस वाली, और H में भी सिंगल वार्निंग होगी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर वाली। ठीक है। ये अपने को करना है, ये कोई ऐसा नहीं है कि इफ एंड बट हो या अपन क्वेरी रेज करते हैं कि साहब ये कैसे होगा वो कैसे होगा। इट इज अ लैंड ऑफ लॉ एंड एवरीबॉडी हु इज हैविंग अ लाइसेंस इज बाउंड टू डू दैट। उसको वो करना ही है, इसमें कोई छूट की गुंजाइश नहीं है। रही होलसेल से मंतव्य की बात, तो ऐसा नहीं है कि होलसेल में भी कोई कुछ किसी को कुछ भी भेज देगा और सरकार उसको देखती रहेगी या सरकार उसको पकड़ेगी नहीं। जो भी दवाइयां मैं पिछले दिनों कोडिन की परचेज भी देख रहा हूं, अपन यहाँ बैठे बैठे बाड़मेर भेज देते हैं, जैसलमेर भेज देते हैं, तो वो समय कम से कम उन प्रिपरेशन में अब चले गया है। प्लीज उन समय उसको बिल्कुल रिस्ट्रिक्टली खुद बाउंड हो जाइए। मैं आपको भी NDPS में समझाता हूँ, उसमें भी बहुत भ्रांतियां हैं कि ये कानून क्या है, हम उससे पालन कर सकते हैं या हम उससे बाउंडेड हैं या नहीं है, हम उसकी बाउंड्री में आते हैं या नहीं आते हैं, वो मैं आपको भी व्याख्या करता हूँ। तो शेड्यूल H1 पर